हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पर। और यहां क्लास 10th ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर हिंदी मीडियम वालों के लिए अर्थात भूगोल का दूसरा अध्याय कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान जो भूगोल है उसका अध्याय दूसरा है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसका हम लोग आज पूरा नोट्स कवर करने वाले हैं और ये आपके एग्ज़ाम प्लस स्कूल दोनों कवर कराएगा। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, आप बस पढ़ लीजिए। आपका जो स्कूल पढ़ाया जाएगा वही बोर्ड एग्जाम, और बोर्ड एग्जाम में मैंने हिसाब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटों को कवर किया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो वन एवं वन्य जीव संसाधन आपका चैप्टर का नाम है। तो पृथ्वी सूक्ष्म जीवाणु, पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवाणु हैं और क्या हैं, बैक्टीरिया हैं, जोंक हैं, वटवृक्ष हैं, हाथी आदि अनेक जैव विविधताओं से भरी हुई है। यानी जो पृथ्वी है इस पे अनेक प्रकार की जैव जातियां पाई जाती है, जैसे सूक्ष्म जीवाणु पाई जाती हैं, बैक्टीरिया पाई जाती है, जोंक पाई जाती है, वटवृक्ष पाई जाती है, हाथी पाई जाती हैं इत्यादि अनेक जैव विविधता पाई जाती है। मानव और अन्य जीवधारी मिलकर एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। और जो मनुष्य होता है, मनुष्य यानी कि नर मादा और अन्य जीवधारी में जानवर हो सकते हैं, कीट पतंग हो सकते हैं इत्यादि, मिलकर एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। पौधे, पशु एवं सूक्ष्मजीवी जैसे प्राथमिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र के अनिवार्य घटकों का पुनः सृजन करते रहते हैं। अब आपका आता है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। तो भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के प्रमुख देशों में शामिल है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या पाई जाती है। और यहाँ पर लगभग पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की कितने उपजातियाँ पाई जाती हैं, 8% भारत में पाई जाती है। भारत में लगभग 81,000 वन्य जीवन उपजातियां और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती हैं। वन्य जीवन उपजातियां कितनी पाई जाती हैं, तो 81,000, और वनस्पति उपजातियां कितनी पाई जाती हैं, 47,000 कुल अपने भारत में पाई जाती हैं। वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 उपजातियां भारतीय मूल की हैं, और वनस्पति उपजातियों में से लगभग जो 15,000 उपजातियां हैं वो कहाँ की हैं, भारतीय मूल की हैं। ठीक ना, भारत की हैं। भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की लगभग 79 जातियां, और पक्षियों की 44 जातियां, और सरीसृपों की 15 जातियां, और स्थलचरों की 3 जातियों पर लुप्त होने का बहुत ही खतरा है। यानी जो भारत है, भारत में जो बड़े प्राणी हैं जैसे कि स्तनधारी में अगर बात करें तो इसमें स्तनधारी में लगभग एक नहीं तो मतलब एक कम है ना तो 80 जातियां हैं। पक्षियों पे वहीं देखें 44 जातियां हैं, और सरीसृपों की जो 15 जातियां, और जल स्तर चरुक जो 3 जातियां हैं वो लुप्त होने का खतरा, यानी कि वो कभी भी लुप्त हो सकती हैं। लगभग 15,000 पादप जातियों के भी लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है अपने भारत में। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। अब आपका आता है पौधों एवं प्राणियों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। जो पौधे होते हैं और प्राणी होते हैं उन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया। किसमें, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण IUCN के अनुसार ये निम्नलिखित श्रेणियां में बांटी गई है, या फिर ये श्रेणियां इस प्रकार से हैं। कौन कौन सी, पहले जो आती है वो आती है सामान्य जातियां। पहले क्या आती है, सामान्य जातियां। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ इत्यादि जो होती हैं यह सामान्य जातियों क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण होती हैं। दूसरा आपकी आती हैं संकटग्रस्त जातियाँ। तो ये
वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर इत्यादि जितने भी हैं, यह सब संकटग्रस्त जातियों के उदाहरण हैं। ये कभी भी जातियां लुप्त हो सकती हैं। अगला है सुभेद्य जातियां। ये सुभेद्य जातियां क्या होती हैं? ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। जो सुभेद्य जातियां होती हैं वो ऐसी जातियां आती हैं इसमें जिनकी संख्या लगातार क्या हो रही, घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदलीं तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि जो होती हैं, यह सुभेद्य जातियों के क्या है, उदाहरण है। अगली जो जाति आती वो आती है दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां क्या है? इन जातियों की संख्या बहुत कम और सुभेद्य है, और यदि इनको प्रभावित करने वाले विषम परिस्थितियां परिवर्तित नहीं होती हैं तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाती हैं। और अगली आती है आपकी स्थानिक जातियां। ये स्थानिक जातियां क्या होती हैं? प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां। अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। और ये सब जो जातियां होती हैं वो आपके स्थानिक जातियां कहलाती हैं। अगला जो आता है वो आता है आपका लुप्त जातियां। लुप्त जातियां क्या हैं? ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई है। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख आदि शामिल होती हैं। अब आपका आता है एशियाई चीता। अब ये एशियाई चीता है क्या, कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, उसमें क्या क्या क्वालिटी होती हैं, चलिए देखते हैं। तो भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति दौड़ सकता है। जो हमारा क्या होता है, चीता होता है। और किसकी तरह होता है? बिल्ली की तरह होता है। 20वीं शताब्दी से पहले जो अफ्रीका 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले वर्ष 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी, जो एशियाई चीता है। अब आपकी आती है वनों तथा वन्य जीवन से प्राप्त वस्तुएं। वनों तथा वन्य जीवन से प्राप्त वस्तुएं क्या क्या है? तो मानवों को लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद आदि वस्तुएं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से वनों तथा वन्य जीवन से ही प्राप्त होती हैं। इन चीज़ों को प्राप्त करने में मानव ने वनों एवं वन्य जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। स्वतंत्रता के बाद कृषि भूमि के विस्तार के कारण वनों का भी नाश किया गया, वनों का भी विनाश या फिर उनका नाश किया गया, ठीक है ना। अब आता है आपका वनों का विनाश। तो वन सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में बदले गए। और वहीं पे जनजातियां लोगों में पूर्वोत्तर एवं मध्य भारत में स्लैश और बर्न के तहत झूम कृषि के लिए वनों को भी साफ कर दिया गया। और पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट के खनन के कारण
अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को भी नष्ट कर दिया गया और वनों के निम्नीकरण से पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन नष्ट हो रहा है, जिससे शहरों एवं गांवों की आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। अब आपकी आता है भारतीय जैव विविधता के कम होने का कारण, यानी जो भारतीय जैव विविधता है इसका कम होने का मुख्य कारण क्या है। तो वन्य जीवों के आवास का विनाश, जंगली जानवरों का शिकार, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल आदि कारकों की वजह से भारतीय जैव विविधता कम हो रही है। भारतीय जैव विविधता है क्या? तो भारतीय जैव विविधता का मतलब ये है कि यहाँ पर अनेक अनेक जातियाँ प्रजातियों की जीव पाई जाती हैं। अब वो चाहे पर्यावरण यानी कि बात करें तो आपका पेड़ पौधे से हो, चाहे कीटाणु से हो, चाहे जीवाणु से हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर पक्षी हो, जानवर हो, कुछ भी हो सकता है। अब आपका आता है पर्यावरण विनाश का कारण, यानी जो पर्यावरण का विनाश हो रहा है उसका कारण क्या है। तो पर्यावरण विनाश का प्रमुख कारण संसाधनों का असमान बंटवारा है। विकासशील देशों में अधिक जनसंख्या के बाद भी पर्यावरणीय संसाधनों के उपयोग की मात्रा विकसित देशों में क्या है? अधिक है। जैव संसाधनों के विनाश के कारण क्या है? इस वजह से वन्य समुदाय के लोगों की सभ्यता और संस्कृति, यानी जो सभ्यता है एवं संस्कृति भी नष्ट हो रही है। अगर संसाधनों का विनाश हो जाएगा तो बहुत सारे कारण उत्पन्न होंगे। पहला, सभ्यता और संस्कृति नष्ट हो गई। दूसरी, गरीबी, पर्यावरण निम्नीकरण के कारण ही बढ़ रही है। अतः वन एवं वन्य जीवन का नियोजन बहुत ही क्या है? आवश्यक है। अगला है वन्य संसाधन खत्म होने से गरीबों को अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्हें खाने पीने, औषधि आदि के लिए भटकना पड़ रहा है। अगला है भारत में वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण। भारत में वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण। तो वनों के संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जिससे जल, मृदा एवं वायु जैसे आवश्यक घटकों का पुनः सृजन होता रहता है। इसीलिए 1960 एवं 1970 के दशकों में पर्यावरण संरक्षकों ने वनों एवं वन्य जीव को संरक्षित करने की मांग की। अतः भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीवन अधिनियम वर्ष 1972 को लागू करके इसके संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाए। इसके तहत संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंध पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर भी जोर दिया। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों की रक्षण प्रदान करना था। इनमें बाघ एवं सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, एशियाई शेर एवं अन्य प्राणी शामिल हैं। अब आपका आता है बाघ परियोजना। ये बाघ परियोजना क्या है? तो वन्य जीवन संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। जो बाघ है यह बहुत महत्वपूर्ण जंगली जाति है। वर्ष 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या लगभग 55,000 से घटकर लगभग 1827 रह गई। यानी बात करेंगे तो वर्ष सन 1973 में जो बाघों की संख्या थी कितनी थी? सोचिए, 55,000 थी, और अब इसकी घटकर कितनी हो गई? केवल 1827 रह गई। सोचिए कितनी कमी आ गई। और कितने वर्षों में? लगभग यही की बात करेंगे तो 30 और 20 50 वर्षों में। अरे भैया, उनका प्रजनन दर भी तो होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन वो निरंतर क्या हो रहे हैं? घटते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये विलुप्त हो जाएंगे। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों का कम होना
और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण है, क्योंकि बाघों को मारकर उनकी जो खाल होती है, बहुत लोग उसका क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। और मुख्य कारण क्या है, जैसे जंगली जीवों को मार देंगे जो जानवर होते हैं, तो बाघ अपना भोजन कहाँ से बनाएंगे, क्योंकि बाघ अपना भोजन जंगली जानवरों से ही बनाते हैं। और जब जंगली जानवरों को ही मार दिया जाएगा तो बाघ जो होंगे वो भूखे खुद मर जाएंगे। तो ये भी बहुत सारा कारण है जो कि बाघ विलुप्त होते जा रहे हैं। अब इसी पे एक प्रोजेक्ट लाया गया ताकि इनका संरक्षण करके इन्हें विलुप्त ना होने दिया जाए। तो वो है संरक्षण जो है प्रोजेक्ट टाइगर। यह विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई। शुरू में इसमें सफलता मिली, लेकिन बाद में पुनः बाघों की संख्या घटने लगी। यानी कि 1973 में देखा गया, जो अधिकारी उसको जांच की, उसने पाया कि बाघ तो भैया कम हो रहे हैं, तो उसको उनकी बाघ की जो निरंतरता है बनाए रखने के लिए, विलुप्त ना हो पाए इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर लिया है परियोजना। उस पर उन्होंने काम किया। शुरू में तो सफलता मिली, विलुप्त होना कम हो गया, यानी मरना कम हो गए, उनको कोई नुकसान जो बाघों को नहीं पहुंचाते थे। लेकिन बाद में फिर उनकी संख्या क्या होने लगी, घटने लगी। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। अब आपका आता है भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण। भारत में जो बाघ संरक्षण परियोजना के क्या क्या उदाहरण हैं, तो पहला है उत्तरांचल में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पार्क बनाया गया ताकि वहां पर बाघों को सुरक्षित रखा जाए। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बाघवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व, केरल में पेरियार बाघ रिजर्व इत्यादि का गठन किया गया। भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के ये हमारे क्या है, उदाहरण हैं। अब है आपका वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। तो भारत में वन एवं वन्य जीव संसाधनों का प्रबंधन सरकार के वन विभाग अथवा अन्य संबद्ध विभागों द्वारा किया जा रहा है। भारत में वन प्रबंधन को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पहले किस में बांटा गया है, आरक्षित वन। तो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में आरक्षित वन सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है। दूसरा जो आता है वह आता है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुछ वन क्षेत्रों का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। अगला है अवर्गीकृत वन। तो अन्य सभी प्रकार के वन एवं बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में रहते हैं, उसे हम लोग अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। अब आता है समुदाय और वन संरक्षण। तो भारत में वन अनेक मानव जातियों के आवास स्थल है। वन संरक्षण की नीतियों में उनका सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सरिस्का बाघ रिजर्व में आने वाले गांव के लोगों ने वन्य जीवों को बचाने और खनन कार्य बंद करवाने के लिए बहुत ही संघर्ष किया है। चिपको आंदोलन के तहत हिमाचल प्रदेश में वनों की कटाई पर रोक लगाकर स्थानीय पौधों की जातियों का समुदाय वनीकरण अभियान भी सफल रहा है। तो ये आपका जो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो दूसरा चैप्टर है भूगोल का यानी बोले तो ज्योग्राफी का जो आपका दूसरा चैप्टर है, मैंने पहला इसको आपको पढ़ा दिया है। दूसरा चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन, यहाँ पे समाप्त होता है। पूरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये एक वीडियो में पूरा चैप्टर मैं आपको दे रहा हूँ और आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।